मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th 12th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़े, हम लोग ने ये बात ध्यान से पता नहीं कुछ लोगों ने गौर की या नहीं की, जिन्होंने नहीं गौर की वो ध्यान से सुने। वो ये कि मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, है ना। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या रेक्टेंगुलर कह रहे या स्क्वायर कह लें, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। सिंपली मैट्रिक्स क्या है? इज नॉट अ नंबर। मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, वो एक नंबरों का अरेंजमेंट है या एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, एंट्रीज जिसको बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। एक्चुअल में होता ये भी एक मैट्रिक्स से ही बनता है। मैट्रिक्स, जब आप किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर को बनाते हो, यानी कि किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर को एसोसिएट कर देते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। एक एग्जांपल देखेंगे पहले कि हम लोग क्या आज तक डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल किए हैं, अगर हाँ तो कहाँ। पहला ये। दूसरा, डिटर्मिनेंट का आगे किस तरह से इस्तेमाल होगा और क्या क्या ऑप्शंस है इससे रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले में मैट्रिक्स तो पढ़ा था। वी हैव आल्सो लर्न द सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेस इन द, और हम लोग ने ये भी देखा कि मैट्रिक्स में क्या हम लोग लीनियर इक्वेशंस को लिख के सॉल्व भी कर सकते थे। इस बार ध्यान दीजिएगा, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में इसको हम लोग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे। कैसे? a1 b1 a2 b2, है ना। फिर xy, और सॉल्व करने के बाद क्या आता था? c1 c2। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको इस तरह से मैट्रिक्स लिखते थे, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है बता सकते हो वर्षा आप? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये लीनियर इक्वेशन? किसी लाइन को। हाँ, पेयर ऑफ लाइंस को। लाइंस को नहीं, पेयर ऑफ लाइंस। ये हर एक लाइन को करेगा तो पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है ना। पेयर ऑफ लाइन। अगर आपको याद हो, क्लास 10th में हम लोग जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टडी करते थे तो उसमें 3 केस आता था। एक केस होता था कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक केस होता था कि लाइन जो है पैरेलल है, तीसरा केस होता था एक लाइन के ऊपर ही दूसरी वाली लाइन आ जाती, मतलब लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है। याद है क्या ये? यस सर। अब इन्हीं तीनों के लिए हमारा याद करो, इस a1 b1 a2 b2 c1 c2 इन सब में भी रिलेशन होता था। वो ये कि जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता था? b1 अपॉन b2 के। सॉरी, बराबर नहीं होता था। और जब लाइन पैरेलल होती थी तो a1 अपॉन a2 आपका बराबर होता था b1 अपॉन b2, और ये बराबर हो, हाँ, बट c1 c2 के बराबर नहीं होता था। लेकिन जब लाइन आपस में कोइंसिडेंट होती थी, है ना, तो a1 अपॉन a2 बराबर होता था b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर होता था। ये 3 केस आप पहले से जानते थे। तो एक बात ध्यान दीजिए, इस a1 का b2 से मल्टीप्लाई करिए, और इस a2 का b1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अब इस सिचुएशन को देखिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू, सॉरी, नॉट इक्वल टू b2 a2 इंटू b1, यानी कि a1 अपॉन b2 इज नॉट माइनस a2 इंटू b1 इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? यानी कि इस तरह से समझिए, कहने का मतलब, अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं आएगा। यानी कि इसी को सॉल्व करने पे बना ये, यानी कि a1 में इंटू b2 में से a2 इंटू b1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर हमारे इस मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए एलिमेंट का, अगर इसका आंसर 0 नहीं आएगा
तो हमारी ये पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर ये 0 आ जाएगा, है ना, तो हो सकता है या तो ये पैरेलल को डिनोट करे या तो कोइंसिडेंट को। यहां तक समझ में आया? यस सर। यानी कि हमें ये पता चला कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लाइन है, मतलब पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस हैं, उसका जो मैट्रिक्स है उससे एसोसिएटेड, उस मैट्रिक्स से कोई एक यूनिक नंबर जुड़ा होता है। हर मैट्रिक्स के साथ कोई एक यूनिक नंबर जुड़ा होता है जो उसमें कुछ खास, कुछ स्पेशल, उसके नेचर के बारे में कुछ ना कुछ कहानी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ है। तो ये फंडामेंटल एक आइडिया दे रहा था मैं, क्या है डिटर्मिनेंट। तो इसमें एक चीज और देख लीजिए। तो इस चैप्टर में जो जो चीज हम लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या है, कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ, हम लोग क्या है इस बार 3 ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, मतलब 3 ऑर्डर तक के मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे मैक्सिमम, और सारे के सारे एंट्रीज रियल होंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये तो देखिए हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इस्तेमाल किया इस आइडिया का, हम लोग इस बारे में भी देखेंगे कि इसी तरह के इस आइडिया का इस्तेमाल हम लोग ट्रायंगल के एरिया निकालने में कैसे करेंगे। ठीक है ना? ट्रायंगल का एरिया निकालने का अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला होता था जो उसकी तीनों साइड को मिला के होता था, है ना, उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और एक चीज है, ठीक है, इतना रहने दीजिए। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, बस इतना। तो हमें ये बात पता चला कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट इज अ काइंड ऑफ अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हर एक मैट्रिक्स के संग कोई ना कोई एक नंबर जुड़ा होता है। तो अगर मैं इसमें इस बात को ऐसे लिख दूं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक तरह का क्या है, फंक्शन, जो कि हर एक मैट्रिक्स को किसी ना किसी सेट के ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है ना? इनका यूनियन है, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। यानी कि डिटर्मिनेंट क्या करेगा, हर एक मैट्रिक्स को किसी ना किसी के, मतलब किसी ना किसी रियल नंबर से जोड़ेगा। समझ गए बात? इस टाइप का एक मैपिंग है ये। ठीक है ना? तो हम लोग अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे जाता है और सॉल्व कैसे किया जाता है एक एक करके। तो इधर ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन, every square matrix A associated with a real number called a determinant। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij of order n and associated with a real number 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 is called its determinant। ध्यान से समझिएगा, यानी कि हर एक मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उससे एक रियल नंबर जोड़ देंगे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक नंबर बना देंगे, वो नंबर उस मैट्रिक्स को डिनोट करने की काबिलियत रखेगा, इसीलिए हम उसे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलेंगे। एक सेकंड चीज इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला है ऑर्डर n, आप किसी भी ऑर्डर का कर सकते हैं, चाहे 8x8, 9x9, 100x100, है ना, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। बट इस बात का बस ध्यान रखना है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही है मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिटर्मिनेंट की। अब ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस चीज को समझिए। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को, हाँ, जैसे मैट्रिक्स ए कोई आपको दिया है ना,
ए बी सी डी, तो इसके डिटर्मिनेंट को ए बार, ए का मॉड, मॉड आप समझते हो ना, तो मॉड से डिनोट करते हैं, है ना, मॉड नहीं बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पूरा पूरा भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डेट ऑफ ए, या इस तरह से बार के अंदर लिख देंगे ए को, और इस मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख देंगे ए बी सी डी, इस तरह से, ठीक है ना, 3 ऑर्डर का रहेगा, तो पूरे को डबल बार्स के बीच में लिख देंगे, ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते इस बार, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालना कैसे जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इसको कभी भी मॉड्यूलस ए नहीं बोलिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस हमेशा नंबर का निकाला जाता है, बट ये तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का मॉड्यूलस तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं, तो इधर देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, किसी 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे तो उस केस में इसका क्या निकालेंगे, सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1 का ना, 1 रो 1 कॉलम, यानी कि ये मैट्रिक्स कोई ए एलिमेंट हो गया, है ना, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, है ना, ये, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेट ए, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, उस सिंगल एंट्री के बराबर, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, अगर हमारा ऑर्डर 1 के बाद सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है ना, तो हमारा ऑर्डर 2 क्या होगा, ऑर्डर 2, तो अगर हमारा मैट्रिक्स ए बी सी डी हो, ये देखिए 2 क्रॉस 2 का, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे लिख देंगे, क्या होगा, हमारे क्रॉस एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पर एलिमेंट्स को ऐसे लिख लीजिए, पोजिशनल एलिमेंट के बेसिस पे, पोजिशनल एलिमेंट कैसे लिखते थे, A11 A12 A21 A22, अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो देखिए क्या आएगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 एंड A21, ये होता है 2 ऑर्डर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह अब 2 के बाद क्या बनता है, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है ना, तो 3 क्रॉस 3 के लिए देख लीजिए कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, समझ में आ रहा है ना वर्षा, यस सर। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 में देख लीजिए, 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, फिर उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे अदर के लिए, देखिएगा, ऑफ ऑर्डर 3, पहले 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से समझिए कि होता क्या है, आप 2 क्रॉस 2 का तो जानते हैं, 3 क्रॉस 3 का नहीं जानते, तो क्यों ना इसे 2 क्रॉस 2 की प्रॉब्लम बना लें, ठीक है। याद करिए, जब आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, तो आप क्या करते थे, उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बनाते थे और फिर सॉल्व करते थे, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे, डिटर्मिनेंट ये 3 क्रॉस 3 का है,
आप 2x2 का सॉल्व करना अभी सीखे हैं, तो 3x3 को 2x2 बना दें। तो 2x2 कैसे बनेगा? अगर हम एक रो और एक कॉलम को हटा दे तो ये 2x2 का नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। इसी तरह अगर ये वाली रो ये वाली कॉलम हटाते तो भी ये 4 एलिमेंट बच जाते। अगर हम ये रो ये कॉलम हटाते तो ये 4 बचते। यानी कि इस ऐसा ही कुछ आइडिया यहाँ यूज करेंगे। हम लोग जब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं तो हम लोग को इसको डिटर्मिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं, 6 वेज। ठीक है ना? 6 वेज कौन कौन से? पहला होता है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, एक होता है सेकंड रो, एक होता है थर्ड रो, और एक तरीका और होता है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। समझ गए बात? तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये 6 तरीके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 तरीके हैं तो डिटर्मिनेंट का भी जब हम 6 तरीके से निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा। आंसर सबका सेम आएगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट रो को पकड़ के डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है ना? अब फर्स्ट रो या सेकंड रो या कॉलम को पकड़ के निकालेंगे कैसे डिटर्मिनेंट, ये देखिए इधर लिख रहा हूं। ठीक है ना? पहले आप क्या करिए, मैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर रहा हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो R1। R1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए। इसमें पहला है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एलिमेंट A1 और A11 ऑफ R1 बाई -1। सबसे पहले पहला एलिमेंट लिख लीजिए A11, इसको मल्टीप्लाई करिए -1 के पावर, इसका जो सफिक्स है ना उनके सम से, सफिक्स के जो दोनों डिजिट है ना उनका सम से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा। जब आप फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, तो पहला रो और पहला कॉलम गायब कर दीजिए। क्या बचा? ये वाला मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग पहले एलिमेंट को पकड़िए, उसे लिख दीजिए, फिर -1 के पावर जो भी एलिमेंट है उसके सफिक्स जो हैं उनको डिजिट को ऐड कर दीजिए, उस -1 के पावर वो कर दीजिए। इसके बाद जब पहले जिस एलिमेंट को पकड़ा है उसके अलोंग आने वाली रो और उसके अलोंग आने वाली कॉलम को इलिमिनेट कर दीजिए, गायब कर दीजिए। तो क्या बचेगा? ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा आपको फर्स्ट स्टेप में करना है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। फिर अब देखिएगा, यहां तक हो जाने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसी तरह से आप करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे देखिएगा, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप सेकंड एलिमेंट लीजिए। सिर्फ पहले रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो पहले रो का सेकंड एलिमेंट लीजिए A12। अब -1 को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों डिजिट्स जो सफिक्स में दोनों डिजिट आ रहे हैं उनके सम से। ठीक है? ये हो जाने के बाद जिस एलिमेंट को लिया है उसके अलोंग आने वाली कॉलम और उसके अलोंग आने वाली रो को इलिमिनेट कर दीजिए। तो क्या बचेगा? A21, A23, A31, A33। इसका क्या निकाल दीजिए? डिटर्मिनेंट। A21, A31, A23, A33, ये हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया सेकंड स्टेप। अब देखिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखिएगा।
थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, आप थर्ड एलिमेंट ले लेंगे A13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के पावर इसके सफिक्स के सम से 1 + 3, और फिर डिटरमिनेंट निकाल देंगे। इस रो इसके अलोंग आने वाली रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, यानी कि A21 A31 A22 A32। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये जो तीनों आंसर आए फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, तीनों को जोड़ दीजिए, वही आपका डिटरमिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। क्या करेंगे? स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 होगा आपका ऐड स्टेप 1, मतलब स्टेप 1 में जो भी एलिमेंट आया है आंसर, ऐड रिजल्ट्स ऑफ स्टेप्स अबव, जितने भी स्टेप अबव हैं उनके सभी का जो रिजल्ट आया उसको ऐड कर देंगे। यानी कि अब एक बात बताइए, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -1 के पावर 1 + 1 यानी कि स्क्वायर करेंगे, -1 के पावर अगर इवन रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है और निगेटिव रहता है तो -1 रहता है, यानी कि क्या आएगा, A11 इंटू A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 A23 A32 इंटू A23 इंटू A32। अब ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्व होने पे ये बना, इसको सॉल्व करिए क्या बनेगा अब देखिए -1 के पावर 3 तो माइनस पहले आ जाएगा, A12 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 A33 माइनस A23 एंड A31, ये हो गया। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इवन है तो A13 A21 A32 माइनस A22 इंटू A31, ये तीनों रिजल्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A अब आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो लिखने जा रहा हूं क्या आएगा, A11 A22, कोई घबराने वाला चीज नहीं है, बस देखने में लंबा है इजी बहुत, ठीक है ना। A23 A32 A32 एंड प्लस, अब आएगा माइनस A12 A21 A33 माइनस A21 A23 एंड A31 एंड लास्ट इसको ऐड कर देंगे A13 है ना, यहां लिख दे रहा हूं नीचे प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 एंड A31, ये हो गया। तो ये जो रिजल्ट आया हमारा ये वाला, यही है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो बहुत टफ नहीं है, फिर से समझ लीजिए, एक बार बता रहा हूं, आप कोई भी एक रो पकड़ लीजिए, कोई भी रो पकड़ लीजिए, कोई भी एक कॉलम पकड़ लीजिए, ठीक है ना। आपकी बुक में किया है आगे का, एक कॉलम पकड़ के भी किया है, उसको देख लीजिएगा खुद से। तो आप एक और रो को और एक और कॉलम को किया है और बाकी को आपको करने को बोला है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा एक निकाल के एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए, चाहे रो या कॉलम को, चाहे मान लीजिए
मैंने सेकंड रो पकड़ी होती, क्या पकड़ी होती, सेकंड वाली रो, तो मैं पहले ये वाला एलिमेंट लेता A21, फिर A21 के अलोंग आने वाली रो को और कॉलम को एलिमिनेट करता, तो कौन से एलिमेंट बनते, ये 4 एलिमेंट बच जाते, ये और ये, है ना, ये 4 एलिमेंट बच जाते, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता। इसी तरह जब A22 लेता है यहाँ पर, है ना, उसके अलोंग A22 के लिए -1 के पावर 22 कर देता, तो ये प्लस आ जाता, है ना, और फिर A22 के अलोंग आने वाली कॉलम और रो को एलिमिनेट करता, तो ये 4 एलिमेंट बचते, कोने वाले चारों, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके डिटर्मिनेंट निकालता। इसी तरह फिर A23 लेता है यहाँ पर, है ना, और फिर रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद इन चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालता। जब इस तरह से मैं करूंगा तो हमारा ये जो आंसर आएगा, फिर तीनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा डिटर्मिनेंट A निकल आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ रो 1 के निकाला या रो 2 के लिए निकाला या रो 3 को मान के करा या किसी ने कॉलम को लेके किया, आंसर हमेशा सेम आएगा। समझ गए बात, नहीं समझे? यस सर। तो एक फंडामेंटल आइडिया तो लग गया होगा कैसे करना है, क्या करना है, रफ आइडिया तो अब हम लोग इसमें, आप लोग पेज नंबर 106 पर कॉलम के लिए किया है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं शायद सीधे एग्जांपल नंबर कौन सा बताऊं, एग्जांपल नंबर 4 बता दूं। देखिए, डिटर्मिनेंट को एक चीज और बता दूं, डिटर्मिनेंट को जो है इस तरह या डेट ए, या ये एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको डेल्टा बोला जाता है ना, डेल्टा ए या डेल्टा, इस तरह भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को ध्यान रखिएगा, तो डिटर्मिनेंट को इस डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में इसी डेल्टा का इस्तेमाल किया है ना, इसको कैपिटल डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रीक लेटर है। कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक्सरसाइज करा दूं आज, और क्या, और फिर ऑप्शन क्या बचता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 107 पे, पेज नंबर 107 पे कुछ रिमार्क्स दिए हैं, है ना। रिमार्क्स में एक बार बता दे रहा हूँ, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो एंड द कॉलम विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। हम लोग अपनी कैलकुलेशन को, ये जो देख रहे कितना बड़ा सा रिजल्ट आया था, उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कैलकुलेशन में रो, हमारे पास 6 ऑप्शन थे ना, R1 R2 R3 और C1 C2 C3, हम लोग 6 में से कोई भी ले सकते थे, आंसर तो सेम आना था, तो हम लोग क्यों ना वो वाला लें जिसमें हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो हमारा जब भी जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जब हमारा जो भी ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, हम लोग उस रो या कॉलम को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें इसकी वैल्यू 0 है, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स, देखिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये देखिए, और फाइव यहाँ से, ये देखिए इस रो में भी 0 है, इस रो में भी 0 है, इसमें 0 नहीं है, इन दोनों में 0 है, तो इन्हीं दोनों में से कोई लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन कॉलम में हर एक एक में 0 है, C1 में भी एक 0 है, C2 में भी एक 0 है, C3 में भी एक 0 है, लेकिन रो 1 में कितने 0 हैं, एक भी नहीं है। रो 2 में
रो 2 में 2 है और रो 3 में 1। तो जिस रो या कॉलम में 0 सबसे ज्यादा होंगे हमें उसे ही लेना चाहिए। तो R2 में ज्यादा है ना, तो हमें ये वाला लेना चाहिए, ठीक है ना। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो हमारा, याद करिए, जो डिटर्मिनेंट क्या होता था, इन्हीं से मल्टीप्लाई होता था। पहले 4 को मल्टीप्लाई करते थे इस रो कॉलम के एलिमिनेट करने के बाद जो आता था उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। यानी कि अगर ये वाले एलिमेंट्स हैं ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे। अगर कोई एलिमेंट किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 देगा हमेशा। यानी कि 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होगा किसी डिटर्मिनेंट से तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि 0 लेने से फायदा ये होता है कि सिर्फ 4 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, 0 इन दोनों के लिए करना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? Yes, sir. तो हमेशा प्रिफर वो करना कि जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो, चाहे रोज हो चाहे कॉलम हो, ठीक है ना। एक बार करके देखोगे बहुत समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल में ही कि क्या फायदा है। हम लोग एक आएगा तो करके भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक रिमार्क दिया है कि हमेशा -1 के पावर i प्लस j जो करना है, हम लोग यहाँ पर जो a i j होता था इस i और j का सम करते थे सफिक्स का। तो अगर डायरेक्टली बार बार i j सम करने से अच्छा है बस ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि ऑड होगा या इवन। अगर ऑड होगा तो +1, सॉरी ऑड होगा तो -1 एंड इवन होगा तो +1। और थर्ड चीज आपको ये बोला है, थर्ड चीज ध्यान दीजिएगा, थर्ड चीज में ये बोला है कि इफ a इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b, then determinant of a is equal to k के पावर n into determinant of b, where n is order of matrix। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स है किसका, n ऑर्डर का, तो अगर a मैट्रिक्स b का k टाइम्स है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a k के पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा। एक एग्जांपल आपको बुक में दिया है कि अगर आपको मैट्रिक्स, ये देखिए ये वाला दिया है मैट्रिक्स, एग्जांपल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 4 2 0। आपको ये एक नंबर में आ सकता है, आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स दे देगा a और b और कहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a बताओ। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस k को पता करोगे और मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे, k के पावर n करके b के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैट्रिक्स A ये दिया है आपको और मैट्रिक्स B ये वाला दिया है आपको 1 2 1 0। तो आप देखो इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि A इक्वल टू क्या है 2b। तो K की वैल्यू क्या है 2, K की वैल्यू क्या है 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वो 2 के पावर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2, तो n की वैल्यू भी क्या होगी 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा। समझ गए बात, नहीं समझे? सर एक बार वापस बताओ। देख लो, ये मैट्रिक्स A देख रहे हो, ये मैट्रिक्स B है। अगर ये देखो, क्या मैट्रिक्स A में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, हाँ ठीक है। इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये मैट्रिक्स बनेगा? यस सर। ठीक है, तो यानी कि मैट्रिक्स A 2 टाइम्स है मैट्रिक्स B का। अब अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है, अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है तो दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में भी रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है
अब इस रिलेशन को समझो, जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का जितने टाइम्स मल्टीपल है यानी कि k टाइम्स है, तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का उसी टाइम्स के पावर n हो जाता है। ये n जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। जैसे ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, ठीक है ना, n की वैल्यू 2 है। तो यानी कि a के पावर 2 भी दिया है आपको, है ना, a के पावर 2 भी दिया है, तो सॉरी a इक्वल टू 2 भी है, तो k की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a आप डायरेक्टली निकाल लोगे, कैसे, बिना डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए, कैसे, 2 का स्क्वायर कर दोगे, k के पावर n करोगे, n की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 -2, क्या आया 4 इंटू -2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -8। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी -8। बिना डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व किए मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी की मदद से निकाल दिया। वो तभी संभव था जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसी मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स का मल्टीपल है। समझ में आया कि नहीं अभी भी? यस। ये रिलेशन को समझिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे का मल्टीपल है तो उसके डिटर्मिनेंट में भी रिलेशन होगा, वो रिलेशन ये है, बस इसको ध्यान में रखिए। इस k की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालने आना चाहिए। इसमें कोई डाउट है क्या कि k और n कैसे निकलेगा? सर एन की बताना। ठीक है, ऐसे पूछो। तो देखो n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर, मैंने लिखा वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखो, a और b यहाँ पर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से होंगे, लिख दे रहा हूं, a and b are matrix of same order, और दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही तो करते हैं। तो a का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर यानी उसका कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का है, p क्रॉस p का है ना। 3 क्रॉस 3 का होगा, तो जब 3 क्रॉस 3 का होगा तो ऑर्डर कितना होगा 3, जब n क्रॉस n का होगा तो ऑर्डर n, p क्रॉस p का हो तो ऑर्डर p, 4 क्रॉस 4 का होगा तो ऑर्डर 4। समझे कि नहीं ऑर्डर? यस सर। बस यही है मेरा भी ऑर्डर। तो ये एक छोटी सी चीज थी, अच्छा वो समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक्सरसाइज 4.1 लगाने जा रहा हूं मैं। देखिएगा, इसमें 1 तो आप लगा लेंगे, सेकंड में एक बता दे रहा हूं। सेकंड में कौन सा बताऊं, फर्स्ट या सेकंड? सर रहने दो। कर लेंगे क्या राधिका आप? यस सर। देख लो, नहीं आए तो बता दो। तो अगर आप कर लोगे सेकंड तो मैं थर्ड या फोर्थ में कौन सा बता दूं तब, या ये भी कर लोगे? ऐसे कर तो लोगे ही, फिर भी एक कहो, बता दे रहा हूं। आप फोर्थ बता दूं क्या? फोर्थ ही बता दे रहा हूं, उसमें जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी है, यूज हो जाएगा। चलिए, देखिए ये शो करना है, ठीक है ना। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाला निकालेंगे।
तो पहले आप 3a देख लीजिए। गिवन आप इसी में लिख देंगे गिवन, है ना, जब आप सॉल्यूशन लिखे गिवन a इज इक्वल टू दिस टू शो दिस, ठीक है ना। सो 3a किसके बराबर हो जाएगा, आप 3a